Hello students, welcome to you all. Students, this is the third part of the chapter, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. So, let's start. So students, today we will discuss about steel industry. So, let's start. The sword of Tipu Sultan and woods steel. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उस समय और जो किससे बनी हुई थी वुड स्टील से. सो वी विल नो अबाउट दी वुड स्टील. वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799. तो इसमें हम बात करेंगे जो उस समय आयरन मेटलर्जी होती थी, आयरन वर्क होता था उसके बारे में. तो उससे पहले हम स्टोरी समझेंगे टीपू सुल्तान की जिन्होंने मैसूर पे रूल किया हुआ था 1799 तक. और आपको पता होगा कि उनकी जो कैपिटल थी सेरिंगपट्टनम, वहाँ पर वे अंग्रेजों द्वारा फिर मारे गए थे. So fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. और देखिए जब देखिए अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ और जब उनकी डेथ हुई तो स्वॉर्ड उनके हाथ में ही थी. टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड आर नाउ पार्ट ऑफ द वैल्यूबल कलेक्शंस ऑफ म्यूजियम इन इंग्लैंड. तो अभी देखिए जो इंग्लैंड के म्यूजियम है वहाँ पर ये रखी गई है स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान. The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. तो देखिए ये स्वॉर्ड इतनी मजबूत और इतनी पैनी थी कि ये जो अपोनेंट्स होते हैं युद्ध के समय, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो उनके आर्मर होते हैं, जो स्टील के बने होते हैं, उन्हें भी ये आसानी से काट सकती थी. तो समझ सकते हैं कि कितनी इस पे अच्छी यानी कि जो स्टील है, जो इसमें मटेरियल यूज़ किया है, कितना वो मजबूत होगा. दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया. तो देखिए ये जो स्वॉर्ड बनी हुई थी वो किससे बनी हुई थी? हाई कार्बन स्टील से, और जिसे बोला जाता था वुड्स. और जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता था? ऑल ओवर साउथ इंडिया उस समय. वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न. दिस पैटर्न केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन. और इसकी एज आपको बताया था बहुत तेज होती थी इसकी धार. जो इसमें जो कार्बन क्रिस्टल्स होते थे, आपको पता होगा कार्बन बहुत मजबूत होता है, इसी से आपका जो डायमंड है वो भी बनता है. तो देखिए उसके इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते थे कार्बन के छोटे छोटे, जो इसे एक बहुत ही शार्प एज देते थे. फ्रांसिस बुचनन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800. तो देखिए 1800 में जो एक यहाँ पर आए थे फ्रांसिस बुचनन. तो उन्होंने यहाँ की यात्रा की. अ ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद, he left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. तो उन्होंने बताई ये टेक्निक कि कैसे जो वुड स्टील है उसका प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता है मैसूर में और आसपास के इलाकों में. और वहाँ पर बहुत सारे क्या हैं स्मेल्टिंग फ्यूरेंसेस हैं, यानी कि ऐसी भट्टियाँ हैं जहाँ पर ये बनाया जाता है. कहाँ पर? मैसूर में. इन दी इन दीज फर्नेसेस, जो भट्टियाँ होती थी, आयरन वॉज मिक्सड विद चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स. तो देखिए इसमें जो आयरन होता था उसे मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ. थ्रू एन intricate control of the temperatures and smelters produces steel ingots that were used for sword making not just in India but in the West and Central Asia too. तो देखिए यहाँ पर न केवल इंडिया के लिए बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया के लिए भी ये वुड स्टील बनाया जाता था. वुड इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ा वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम रुक्कू मीनिंग स्टील. तो देखिए ये उसी का वर्जन है
इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट्स। तो देखिए इसने उन्हें भी अचंभित कर दिया जो यूरोप के साइंटिस्ट होते थे वुड स्टील ने, क्योंकि इतना इस पे अच्छी क्वालिटी होती थी। माइकल फेराडे, आपने नाम सुना होगा, द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्पेंट 4 years स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। तो देखिए जो माइकल फेराडे हैं, महान वैज्ञानिक यूरोप के, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की, आपको पता होगा। तो उन्होंने 4 year, देखिए 4 साल उन्होंने वुड स्टील पे भी रिसर्च किया और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर भी रिसर्च किया। हाउ एवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया, लेकिन जो भी हो वुड स्टील को बनाने की जो प्रोसेस होती थी वो पूरे साउथ इंडिया में कॉमन थी, वहाँ पर लगभग सब लोग जानते थे, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। लेकिन मिड 19th सेंचुरी में धीरे धीरे ये लगभग खत्म हो गई। कैन यू गेस वाई दिस वॉज सो, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। द स्वॉर्ड एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री died with the conquest of India by the British and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craft people in India। तो इसमें देखिए क्या हुआ, आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पर नई नई फैक्ट्रीज लगी, तो उसमें स्टील फैक्ट्रीज भी थी। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सनस होते थे जो लगे हुए थे इसमें, इस वर्क में, तो उनको काम मिलना लगभग बंद हो गया और सारा जो प्रोडक्शन है वो अब फैक्ट्रीज से होने लगा। तो ये भी एक कारण था इसके डिक्लाइन का। अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस, यानी कि जो छोड़ी हुई या जो उजड़ी हुई भट्टियाँ थी उस समय विलेजेस में, गांव में। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। तो इसमें बहुत ही उच्च स्तर की क्या चीज़ होती थी, टेक्निक होती थी रिफाइन करने की, शुद्ध करने की लोहे को। क्योंकि आपको तो पता होगा जो लोहा है वो जब एज अ रॉ मटेरियल जब उसका एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम दी इनसाइड ऑफ द अर्थ, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारी जो हैं चीज़ें मिली होती है, तो उसे रिफाइन करना होता है like other minerals. But iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. In Bihar and central India in particular, every district had smelters that used local deposits of wood to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools of daily use. लेकिन उस समय देखिए क्या था कि जो यहाँ पर बिहार था, सेंट्रल इंडिया था, तो वहाँ पर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के स्मेल्टर्स मिल जाते थे जो क्या करते थे, लोकल डिपॉजिट्स का यूज़ करते थे आयरन ओर का, जो उसके अयस्क होते थे जिससे आयरन बनाया जाता था। और ये बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर यूज़ किया जाता था और इससे बनाए जाते थे जो डेली यूज़ के जो टूल्स होते थे और इम्प्लीमेंट्स होते थे। द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले, जो फर्नेसेस होते थे जहाँ पर लोहे को इनके ओर को पिघलाया जाता था वो बने होते थे मटके या मिट्टी के। एंड सनड्राइड ब्रिक्स, और साथ ही किसके बने हुए थे, धूप से सुखाई हुई ईंटों के। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाई मैन, और इनको जो फर्नेसेस थे, जो भट्टियाँ थी, उसमें जो आयरन स्मेल्टिंग होती थी, पिघलाने का वर्क होता था, वो कौन करता था, मेन यानी पुरुष क्या करते थे। वुमेन वर्कड द बिलोज, तो जो महिलाएं होती उनका काम होता था बिलो ड्राइव और इक्विपमेंट्स दैट कैन पंप एयर, यानी कि एयर पंप का काम कौन करती थी, महिलाएं करती थी। पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, और इससे क्या होता था, चारकोल लगातार जलते रहता था जिससे कि आयरन पिघलता था। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी one furnace where iron smelters you can see here। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ओर से आयरन को अलग किया जाता था। A village of central India where the Agriyas, a communities of iron smelters। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक
घर देख सकते हैं यहाँ पर कौन रहते हैं, अगरियास कम्युनिटी जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे। सम कम्युनिटी लाइक द अगरियास स्पेशलिस्ट इन द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। तो अगरियास ये जो कम्युनिटी थी इनका काम होता था आयरन स्मेल्टिंग। इन द लेट 19th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ famines devastated the dry tracts of India। तो सूखा पड़ा था यहाँ पर, आपको पता होगा 19th सेंचुरी में। इन सेंट्रल इंडिया मैनी ऑफ द अगरियास आयरन स्मेल्टर स्टॉप्ड वर्क। तो उस समय इन्होंने अपना काम रोक दिया। डिजर्टेड देयर विलेजेस, और अपने विलेजेस को छोड़ दिया। एंड माइग्रेटेड, और ये विलेज छोड़कर चले गए। लुकिंग फॉर सम अदर वर्क टू सर्वाइव द हार्ड टाइम्स, ताकि ये जो हार्ड टाइम आया हुआ है, फेमाइन आया हुआ है, तो उससे ये किसी तरह सर्वाइव कर सकें। अ लार्ज नंबर ऑफ देम वर्कड देयर फर्नेसेस अगेन, और बाद में क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने कभी दोबारा इन फर्नेसेस में काम नहीं किया। बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन। बात करें अगर लेट 19th सेंचुरी की, तो जो आयरन स्मेल्टिंग वर्क होता था उसका पतन शुरू हो गया, यानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। इन मोस्ट विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूजेज एंड अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। व्हाई वाज दिस सो, क्यों हुआ? वन रीजन वाज न्यू फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4। तो आपने पढ़ा होगा जो आपका ट्राइबल बेस्ड चैप्टर था, तो उसमें आपने पढ़ा कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने नए फॉरेस्ट लॉ लेके आए यहाँ पर। अब देखिए फॉरेस्ट लॉ क्या थे, यानी कि फॉरेस्ट में जाने पर भी फाइन था और बहुत सारा जुर्माना भरना पड़ता था बिना परमिशन के, जबकि पहले से ये फ्रीली जा सकते थे। तो इससे आयरन स्मेल्टर का क्या संबंध, क्योंकि वहीं से देखिए वो रॉ मटेरियल लेके आते थे, आयरन ओर लेके आते थे। When the colonial government prevented people from entering the reserve forest, how could the iron smelter find woods for charcoal? तो कैसे वो चारकोल लेके आते अपने वुड्स के लिए जो उनके फर्नेसेस में यूज होता था। Where could they get iron ore? और कहाँ से वो आयरन ओर लेके आते, क्योंकि इन्हीं जंगलों में आयरन ओर के जो थे यहाँ पर ये जो माउंटेन्स होते थे वहीं से वो लेके आते थे। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉस, दे ऑफन इंटर्ड द फॉरेस्ट सीक्रेटली। तो कभी क्या होता था, वो सीक्रेटली यानी कि चुपके से इन फॉरेस्ट में जाते थे। एंड कलेक्टेड वुड्स, और यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन, लेकिन वो फिर भी अपने ऑक्यूपेशन में पूरी तरह से सस्टेन नहीं रह पाए। ऑन दिस बेसिस फॉर लॉन्ग मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट्स, और कई ने अपनी जो क्राफ्ट्स वर्क था ये छोड़ दिया। लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और बाकी जो भी थे आजीविका के साधन वो अपनाने लगे। इन सम एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट डिड ग्रांट्स एसेस टू द फॉरेस्ट, बट द आयरन स्मेल्टर हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स। देखिए कई एरियाज में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इन्हें ग्रांट दिया, परमिशन दी फॉरेस्ट में जाने की, लेकिन इन स्मेल्टर्स को, आयरन स्मेल्टर्स को, उसके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड। और हर बार देखिए फॉरेस्ट में जाना है और हर बार टैक्स देना है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। दिस रिड्यूस्ड देयर इनकम, और इससे क्या हुई, उनकी इनकम कम हो गई। अब इनकम कम क्यों हुई, क्योंकि उनका जो ज़्यादा पैसा था वो चले जाता था टैक्स देने में। मोर ओवर बाई द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और इसके बाद क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में एक और जो रीज़न था डिक्लाइन ऑफ द इंडियन वुड्स स्टील प्रोडक्शन, वो था कि अब जो स्टील है वो आने लगा है ब्रिटेन से, उसका इंपोर्ट कहाँ से होने लगा है, ब्रिटेन से। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया, जो यहाँ के लोहे का काम करते थे आयरन स्मिथ्स इन इंडिया, बिगिन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन, वो अब यूज़ करने लगे इम्पोर्टेड आयरन ऑफ ब्रिटेन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। दिस इनविटेबली लोअर्ड द डिमांड्स ऑफ द आयरन प्रोड्यूस बाय द लोकल स्मेल्टर्स। और इससे क्या हुआ, जो लोकल स्मेल्टर्स थे यहाँ का जो वर्क करते थे वुड्स स्टील का, उनकी जो स्टील थी उसकी मांग कम हो गई, क्योंकि जो आयरन स्मिथ्स थे वो ब्रिटेन का जो स्टील है वो यूज़ करने लगे। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी
द आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू ऑक्यूपेशन। और देखिए 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो आर्टिसन थे, जो कारीगर थे आयरन और स्टील के, उन्होंने अब नए ऑक्यूपेशन कंपटीशन उनके सामने आ गए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट दी टाटा इंडस्ट्री, iron and steel industry. So how it established? So let's know about it. Iron and steel industry factories come up in India. The year was 1904 in the hot month of April. देखिए 1904 का साल था, अप्रैल का महीना था। चार्ल्स वेल्ट, ये कौन थे? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, यानी कि ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। एंड दोराबजी टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, और उनके साथ कौन थे? दोराबजी टाटा, जो कि जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे। वर ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स। तो ये देखिए यहाँ की यात्रा कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, और यहाँ पर वो क्या ढूंढ रहे थे? आयरन ओर डिपॉजिट्स, उसके भंडार ढूंढ रहे थे। They had spent many months of a costly venture looking for sources of gold, iron ore to set up a modern iron and steel plants in India. तो यहाँ पर वो देखिए उनकी इच्छा थी एक मॉडर्न आयरन एंड स्टील कंपनी, एक प्लांट डालने की। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड टू स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू बिल्ड अ बिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखिए उनका एक इच्छा भी थी, और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना चाहते थे, और यहाँ पर एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री वो लगाना चाहते थे छत्तीसगढ़ में। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर। लेकिन देखिए उसके लिए उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मिला जहाँ से उन्हें हाई क्वालिटी आयरन ओर मिल सके। वन डे, अब देखिए क्या हुआ, एक दिन, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन दी फॉरेस्ट्स, वेल्ट एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर। तो देखिए जब ये पहाड़ियों से नीचे एक छोटे से गांव में गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो महिलाएं और पुरुष हैं, उनके जो ग्रुप हैं, वो छोटी छोटी टोकरियों में आयरन ओर को ले जा रहे हैं। दीज पीपल वर दी अगरियाज, और ये कौन थे? अगरियाज, यानी कि जो आयरन स्मेल्टिंग का वर्क किया करते थे। व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड इट द आयरन ओर, द अगरियाज पॉइंटेड टू अ हिल इन द डिस्टेंस। जब जो दोराबजी टाटा और जो चार्ल्स वेल्ट थे, जब उन्होंने पूछा कि आपको ये कहाँ से मिला आयरन ओर, तो उन्होंने सामने के हिल की ओर पॉइंट करते हुए बताया कि वो सामने के हिल से। Well and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through dense forest. तो देखिए बहुत ही थकाने वाला उनका ट्रैक था। तो वहाँ पर वो एक घने जंगलों में पहुँचे, जो अगरियाज ने उन्हें बताया। On exploring the hill, the geologist declared that they had at least found what they had been looking for. तो उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद जो जियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स वेल्ट, उन्होंने बताया कि उन्हें वो मिल चुका है जो वो तलाश कर रहे थे। राजहरा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर जो राजहरा हिल्स थे, वहाँ पर दुनिया का सबसे फाइन क्या था? आयरन ओर डिपॉजिट था। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर एक समस्या थी। द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, कि ये जो रीज़न था वो बहुत सूखा था, और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रनिंग वाटर बहुत ज़रूरी था। वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाई, तो उन्हें ऐसा कुछ सोर्स नहीं दिखा, वाटर सोर्स। द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सूटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। तो उसके बाद वे ऐसा स्थान ढूंढने के लिए सर्च करने लगे। देखिए आयरन ओर डिपॉजिट तो मिल गया उन्हें, लेकिन अब क्या चाहिए था? वाटर सोर्स। However, the Agariyas helped in the discovery of the source of iron ore that would later supply the भिलाई स्टील प्लांट। तो देखिए इस तरह जो अगरियास थे, कम्युनिटी थे, उन्होंने मदद की इनकी
ये जो आयरन ओर था उसको खोज करने में, जो बाद में सप्लाई होने लगा भिलाई स्टील प्लांट में। A few years later, a large area of forest was cleared on the banks of the river सुवर्ण रेखा। तो देखिए उसके बाद कुछ सालों बाद जो वहाँ पर एक रिवर थी सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा, तो वहाँ पर फॉरेस्ट क्लियर किया गया और सेटअप द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज टाउनशिप, और वहाँ पर ही फैक्ट्री लगाएगी जमशेदपुर। हेयर देयर वॉज वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट्स, और यहाँ पर वाटर भी था, सुवर्ण रेखा जो नदी थी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे बोला जाता है टिस्को, डेट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। देखिए 1907 को ये इस्टेब्लिश हुई और 1912 से यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन शुरू हुआ। टिस्को was set up at an opportune time. Although the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain. Expansion of the railways in India had provided a huge market for rails that Britain produced. For a long while, British experts in the Indian railway were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. देखिए उस समय एक ये सोच थी ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की कि इंडिया में रेलवे के लिए अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। बाय द टाइम टिस्को वाज सेटअप द सिचुएशन वाज चेंजिंग। लेकिन जब टिस्को आपकी सेटअप हुई तो आपको पता होगा 1912 से यहाँ से स्टील प्रोडक्शन हुआ और 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका शुरू हो गया। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप। और देखिए वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी, जो स्टील फैक्ट्रीज थी ब्रिटेन में, तो वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादातर फैक्ट्रीज अब क्या हैं जो वॉर के लिए डिमांड्स हैं उनके लिए चीज़ें बनाने लगी, तो वहाँ पर क्या हुआ, स्टील जो प्रोडक्शन था वो ठप पड़ गया। तो इससे अपॉर्चुनिटी मिली इंडियन स्टील को। सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड ड्रामेटिकली एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को। और देखिए इंडियन रेलवेज अब कहाँ टर्न हुआ, स्टील के लिए टिस्को की ओर, फॉर सप्लाईज ऑफ रेल्स एज द वार ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स। और जैसे कि आपको पता है कि जो वॉर है 1914 टू 1918 4 सालों तक लगातार चलती रही। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरेजेस व्हील्स फॉर द वॉर। By 1919, the colonial government was buying 90% of steel manufactured by TISCO। जो आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो लगभग 90% स्टील खरीद रही थी टिस्को से। ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और उसमें जो टिस्को थी वो बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन चुकी थी। In the case of iron and steel, as the case of cotton textile, industrial expansion occurred only when British imported into India declined and the markets for India industrial goods increased. This happened during the First World War and after। तो देखा आपने कि जब वैसे तो इंडियन स्टील को जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे वो अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन जब वहाँ पर सिचुएशन वर्स्ट हो गई, बहुत बुरी हो गई, तो फिर इंडियन जो कंपनीज़ हैं स्टील इंडस्ट्री उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो किया। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। और ये फर्स्ट वॉर के बाद हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। और एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड, और आपको पता होगा जब आपका राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उस समय जो देसी चीज़ें थी उनकी मांग ज़्यादा थी, जो विदेशी चीज़ें थी उनको बॉयकॉट किया गया। द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, और यही जो इंडस्ट्रियल क्लास था उसमें बहुत ताकतवर था। द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर, स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड्स इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। तो देखिए जब यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट चला, आपका राष्ट्रीय आंदोलन चला, तो जो भी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे इन्होंने अपने को सरकारी संरक्षण यानी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, तो ये इनकी मांगे शुरू हो गई कि इन्हें भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दिया जाए। तो उस समय आपको पता ही है नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी प्रेशराइज्ड थी इंडियन के सामने, तो उन्हें ये मांगे माननी पड़ी। तो इस तरह काफ़ी ग्रो किया। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर एंड्स हियर।
I hope you understood it well. If you have any problem, you can ask. So, in the next turn, we will uh, you will do its solution. So, till then, bye.